दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। न्यू दिल्ली का कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, ये जगह स्लम से उतनी ही अलग थी जितना जमीन आसमान से। यहाँ रात में भी दिन जैसा उजाला था। नियॉन साइन बोर्ड्स हवा में तैर रहे थे, जिन पर हथियारों, कवचों और मेमोरीज के विज्ञापन चल रहे थे। समीर यानी हमारा सनी अपनी जेब में 10,000 क्रेडिट्स लेकर एक शेर की तरह बाजार में घुसा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बाजार जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। जंगल में जानवर आपको मारते हैं, लेकिन यहाँ दुकानदार आपको लूटते हैं, और वो भी मुस्कुराहट के साथ। मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी। अकेडमी जाने का मतलब था कि मुझे अपने टूथब्रश से लेकर टेंट तक सब खुद इंतज़ाम करना था। मैंने एक बड़ी दुकान देखी, रॉयल आर्सेनल। नाम तो भारी भरकम था। मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ही मैं अंदर घुसा, एक मोटा दुकानदार जिसकी उंगलियों में सोने की अंगूठियां थीं मेरी तरफ लपका। उसने मेरे कपड़ों को देखा जो साधारण थे, लेकिन मेरी कलाई पर बंधी महंगी अवेकेंड वॉच भी देख ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा बकरा मिल गया। आइए आइए जनाब, दुकानदार ने बहुत मीठी आवाज में कहा। नया नया बैच पास करके आए हैं, स्लीपर रैंक। मेरे पास आपके लिए सबसे बेहतरीन सामान है। वो मुझे एक रैक के पास ले गया, जहां एक बहुत ही चमकदार कवच यानी आर्मर टंगा था। वो सोने के रंग का था और उस पर ड्रैगन बने हुए थे। ये देखिए, दुकानदार ने शान से कहा, ड्रैगन स्केल आर्मर। ये किसी भी हमले को रोक सकता है, और सिर्फ आपके लिए 5,000 क्रेडिट्स। मैं स्लम का लड़का हूँ। मैंने कचरे में से काम की चीज़ें ढूंढना सीखा है। मेरी एक नज़र काफ़ी थी ये बताने के लिए कि वो कवच असली ड्रैगन स्केल नहीं, बल्कि पेंट किया हुआ प्लास्टिक और सस्ता अलॉय है। मैं वहाँ से जाना चाहता था। मैं कहना चाहता था, मैं बाद में आऊँगा, या मैं सोच कर बताऊँगा। ये एक सफ़ेद झूठ होता जो हम रोज़ बोलते हैं ताकि दुकानदार का दिल न टूटे। जी ये, मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा कमी सक्रिय हो गया। मेरा गला जलने लगा। मेरा दिमाग चिल्लाया, सच बोल। ये, मैं हकलाया, और फिर मेरे मुंह से वो शब्द निकले जो मैं रोकना चाहता था। ये कबाड़ है। दुकान में सन्नाटा छा गया। दुकानदार की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या कहा आपने? उसने धीरे से पूछा। मैं स्थिति संभालना चाहता था। मैं कहना चाहता था, मेरा मतलब है ये मेरे स्टाइल का नहीं है। लेकिन मेरे मुंह से निकला, मेरा मतलब है कि तुम मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। ये कवच कार्डबोर्ड से ज़्यादा मजबूत नहीं है, और इसका रंग पहली बारिश में उतर जाएगा। 5,000 क्रेडिट्स, मैं इसके लिए 5 क्रेडिट भी न दूं। दुकानदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके पीछे खड़े 2 बड़े बड़े गार्ड्स मेरी तरफ मुड़े। बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुकान की बेइज्जती करने की? निकलो यहाँ से। मैं अपनी जीभ काटना चाहता था। ये मुझे मरवाएगा। गार्ड्स मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे कुछ करना था। मारपीट करना बेवकूफ़ी होगी। पुलिस आ जाएगी और मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। मुझे अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना था, निरीक्षण। मैंने गहरी सांस ली। चूंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो अब मुझे कड़वा सच ही बोलना होगा। रुको, मैंने अपना हाथ उठाया और गार्ड्स की तरफ देखा, फिर दुकानदार की तरफ देखा। तुम मुझे बाहर फेंक सकते हो, लेकिन अगर मैंने अभी पुलिस को बुला लिया और उन्हें बताया कि तुम ई रैंक के सामान को सी रैंक बताकर बेच रहे हो, तो तुम्हारी दुकान का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। दुकानदार ठटक गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं एक शेल्फ की तरफ बढ़ा और वहां रखी एक तलवार उठाई। ये देखो, तुम इसे स्टील अलॉय कह रहे हो, लेकिन इसके हैंडल पर जंग लगा है जिसे तुमने पॉलिश से छुपाया है। फिर मैंने एक मेमोरी क्रिस्टल उठाया, और ये आधा चार्ज है। तुम इसे फुल बताकर बेच रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा सच बोलने का श्राप अब मेरा हथियार बन गया था। मैं जितनी कमियां निकाल रहा था वो सब सच थीं, इसलिए मेरे बोलने में गजब का आत्मविश्वास था। दुकानदार के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि मैं कोई नौसिखिया नहीं हूं। उसे डर था कि अगर मैंने और जोर से बोला तो बाकी ग्राहक भी सुन लेंगे। उसने गार्ड्स को हाथ के इशारे से रोका। ठीक है, समझ गया। तुम अपनी चीजें जानते हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तलवार वापस रख दी। मुझे दिखावा नहीं चाहिए। मुझे वो सामान चाहिए जो मुझे जिंदा रखे। एक मजबूत बैकपैक जो फटे नहीं, सूखा खाना जो सड़े नहीं, पानी की बोतलें, रस्सी और एक पोर्टेबल टेंट। और हाँ, मुझे डिस्काउंट चाहिए। मेरे चुप रहने की कीमत।
दुकानदार ने दांत पीसे, लेकिन वो मान गया। अगले 15 मिनट में उसने मुझे अपनी दुकान का सबसे बेहतरीन सर्वाइवल गियर निकाल कर दिया। वो चीज़ें चमकदार नहीं थी, लेकिन मजबूत थीं। और सबसे अच्छी बात, उसने मुझे 30% डिस्काउंट दिया ताकि मैं जल्दी से उसकी दुकान से दफ़ा हो जाऊं। समीर दुकान से बाहर निकला। उसकी पीठ पर एक नया मजबूत काला बैग था। उसने राहत की सांस ली। बच गया, समीर ने सोचा। लेकिन ये फ्लॉ बहुत खतरनाक है। मुझे कम बोलना होगा, बहुत कम। उसने अपने क्रेडिट्स चेक किए। अब भी उसके पास 7,000 क्रेडिट्स बचे थे। काफ़ी हैं, समीर ने सोचा। बाकी पैसे मैं बचा कर रखूंगा। पता नहीं अकेडमी में कब रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ जाए। शाम हो रही थी। समीर सड़क के किनारे एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया। सामने एक विशाल गेट दिखाई दे रहा था। न्यू दिल्ली अवेकेंड अकेडमी। वो गेट किसी किले के दरवाजे जैसा था। वहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आ रही थीं। उनमें से रईस घरों से बच्चे उतर रहे थे। उनके साथ नौकर थे, गार्ड्स थे, कुछ के पास तो अपने खुद के इकोज यानी पालतू मॉन्स्टर्स भी थे। समीर वहाँ अकेला बैठा था। न कोई परिवार, न कोई नौकर, न कोई गाड़ी, बस वो, उसका बैग और उसकी परछाई। देख रही है? समीर ने अपनी परछाई से बात की। वो है हमारे कंपटीशन। परछाई ने जमीन पर एक लंबा आकार लिया, जैसे वो अंगड़ाई ले रही हो। तभी समीर की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी जो गेट पर रुकी थी। वो गाड़ी बाकी गाड़ियों से अलग थी। वो सफ़ेद रंग की थी और उस पर एक खास चिन्ह बना हुआ था, एक जलती हुई मशाल। इमॉर्टल फ्लेम क्लैन। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़की उतरी। सफ़ेद बाल, ठंडा चेहरा और सफ़ेद कपड़े। नैना, नेफिस। हज़ारों कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। पत्रकार चिल्लाने लगे, लेडी नेफिस, लेडी नेफिस। वो किसी देवी की तरह लग रही थी। समीर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वही पुरानी कहानी। राजकुमारी महल में जाती है और गुलाम बस देखता रह जाता है। उसने अपना बैग उठाया और खड़ा हो गया। चल बेटा सनी, हमें मेन गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। हमें सर्विस गेट ढूंढना होगा। आखिरकार हम तो सरकारी कोटे वाले छात्र हैं। वो भीड़ से दूर अंधेरे रास्ते की तरफ चल दिया। उसका दिल कह रहा था कि अकेडमी में उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कांटों से होगा। लेकिन समीर को कांटों पर चलने की आदत थी। समीर तैयार है, सामान पैक है, हथियार पास है और हौसला बुलंद है। लेकिन अकेडमी के दरवाजे के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहां राजनीति, धोखे और ताकत का खेल चलता है। क्या समीर अपने सच के साथ इस झूठ की दुनिया में टिक पाएगा? और जब उसका सामना नैना से दोबारा होगा तो क्या वो उसे पहचान पाएगी? न्यू दिल्ली अवेकन अकेडमी ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक छोटा सा शहर था। ऊंची दीवारें, लेजर सुरक्षा प्रणाली और गार्ड्स की फौज। बाहर से देखने पर यह किसी जन्नत जैसा लगता था, लेकिन सनी जानता था कि हर जन्नत की नींव में कहीं ना कहीं नर्क छिपा होता है। जबकि इमॉर्टल फ्लेम क्लैन की नैना और बाकी अमीर बच्चे मेन गेट से चमकती गाड़ियों में आ रहे थे, सनी ने पीछे का रास्ता चुना। वो सर्विस गेट से अंदर दाखिल हुआ, जहां उसके जैसे सरकारी कोटे वाले बच्चों की लाइन लगी थी। मैंने अपना भारी बैग कंधे पर सही किया और लाइन में लग गया। मेरे आगे एक लड़का खड़ा था जो डर के मारे कांप रहा था। उसके कपड़े महंगे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही दहशत थी जो किसी बकरे की आंखों में होती है जब वो कसाई को देखता है। नाम? डेस्क पर बैठे क्लर्क में बिना ऊपर देखे पूछा। समीर, मैंने कहा। उसने अपने टैबलेट पर टाइप किया। आईडी? मैंने अपनी कलाई आगे की। उसने स्कैन किया। एक लाल बत्ती जली। क्लर्क ने सिर उठाकर मुझे देखा। उसकी नज़रों में हिकारत, डिस्गस्ट थी। ओह, बाहरी इलाके से। उसने ऐसे कहा जैसे मैं कोई बीमारी हूं, स्लम रैट। मैं कुछ बोलना चाहता था, मैं उसे गाली देना चाहता था, लेकिन मेरा फ्लॉ सक्रिय हो गया। अगर मैंने मुंह खोला तो मैं सच बोल दूंगा कि मैं उसका गला घोंटना चाहता हूं। इसलिए मैं चुप रहा। चुप्पी ही मेरा कवच थी। डॉर्मेट्री बी। क्लर्क ने एक चाबरी मेरी तरफ फेंकी। कमरा नंबर 402। और सुनो, ए विंग की तरफ जाने की सोचना भी मत। वो लेगेसी छात्रों के लिए है। अगर तुम वहां दिखे तो गार्ड्स तुम्हें गोली मार देंगे और मुझे कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने चाबी उठाई और आगे बढ़ गया। कैंपस बहुत बड़ा था। हरे भरे पार्क, फव्वारे और शानदार इमारतें। लेकिन जैसे ही मैं डॉर्मेट्री बी के पास पहुंचा, नज़ारा बदल गया। ये इमारत पुरानी थी। इसका पेंट उखड़ रहा था। ये किसी पुरानी जेल जैसी लग रही थी। और दूर दूसरी तरफ ए विंग था। वो किसी 5 स्टार रिजॉर्ट जैसा था। हर छात्र के लिए अलग विला, स्विमिंग पूल और निजी रसोइये। फर्क साफ है, मैंने सोचा। हम यहाँ सिर्फ भरने के लिए आए हैं,
असली हीरो तो वो लोग हैं। मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा। 402। मैंने दरवाज़ा खोला। कमरा बहुत छोटा था। एक सिंगल बेड, एक लोहे की अलमारी और एक छोटी सी मेज़। बाथरूम कॉमन था, कॉरिडोर के आखिर में। हवा में सीलन की बदबू थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना बैग बिस्तर पर पटका और मुस्कुराया। ये कमरा छोटा था, गंदा था, लेकिन ये मेरा था। पूरी जिंदगी मैंने सड़कों पर, टिन की छतों के नीचे या अनाथालय के हॉल में बिताई थी। ये पहली बार था जब मेरे पास एक ऐसा दरवाज़ा था जिसे मैं बंद कर सकता था। स्वागत है सनी, मैंने खुद से कहा। ये तेरा महल है। मैं बिस्तर पर लेट गया। गद्दा सख्त था, लेकिन मेरे लिए मखमल जैसा था। मैं अभी आंखें मूंदने ही वाला था कि कॉरिडोर में एक सायरन बजा। घोषणा, सभी नए छात्र तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड में रिपोर्ट करें। ओरिएंटेशन शुरू होने वाला है। आराम हराम है, मैंने बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। ट्रेनिंग ग्राउंड एक विशाल स्टेडियम जैसा था। वहां करीब 1000 छात्र जमा थे। भीड़ 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ रंग बिरंगे और महंगे कवच पहने हुए लेगेसी छात्र थे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे जैसे वे किसी पार्टी में आए हों। दूसरी तरफ हम जैसे स्लीपर्स, डरे हुए, सहमे हुए और सस्ते सरकारी कपड़ों में। स्टेज पर कोई आया, सन्नाटा छा गया। वो एक पहाड़ जैसा आदमी था, करीब 6.5 फीट लंबा, चौड़ा सीना और गंजा सिर। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने पत्थर से तराशा हो। उसकी एक आंख पर चोट का निशान था। मास्टर रॉका, अकेडमी के हेड इंस्ट्रक्टर। वो माइक के पास नहीं गया, उसे माइक की जरूरत नहीं थी। मेरा नाम रॉका है, उसकी आवाज़ बादलों की गर्जन जैसी गूंजी। और मैं यहाँ तुम लोगों का स्वागत करने नहीं आया हूँ। उसने भीड़ को अपनी एक आंख से स्कैन किया। तुम में से आधे लोग अगले साल तक जिंदा नहीं रहेंगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चुप, रॉका चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम अवेकेंड बन के तीर मार लिया है? तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो? गलत। वो स्टेज से नीचे उतरा और छात्रों के बीच चलने लगा। तुम सब अभी कच्ची मिट्टी हो और दुनिया एक आग की भट्टी है। मेरा काम तुम्हें पकाना है, और जो नहीं पकेंगे वो टूट जाएंगे। वो मेरे पास से गुजरा। उसका ऑरा इतना भारी था कि मुझे लगा मेरे घुटने टिक जाएंगे, लेकिन मैंने अपनी रीढ़ सीधी रखी। मैं स्लम में पला हूं, मैंने इससे भी बुरे गुंडे देखे हैं। रॉका वापस स्टेज पर गया। इस एकेडमी में 3 नियम हैं। नंबर 1, ताकत ही सब कुछ है। नंबर 2, जो पीछे छूट गया वो मर गया। नंबर 3, ड्रीम रेल्म में कोई नियम नहीं होते हैं। उसने एक डरावनी मुस्कान दी। कल सुबह 5 बजे पहली ट्रेनिंग होगी। जो लेट हुआ उसे नाश्ता नहीं मिलेगा, और यकीन मानो तुम्हें नाश्ते की ज़रूरत पड़ेगी। अब दफ़ा हो जाओ। भीड़ बिखरने लगी। मैं कैंटीन की तरफ बढ़ा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कैंटीन में भी वही हाल था। लेगेसी बच्चों के लिए अलग टेबल, अलग खाना। हमारे लिए एक लंबी लाइन और बेस्वाद दलिया। मैंने अपनी थाली ली और एक कोने में खाली टेबल ढूंढने लगा। ज़्यादातर टेबल भरी हुई थीं। तभी मेरी नज़र एक टेबल पर पड़ी जो बिल्कुल खाली थी। वहाँ सिर्फ एक लड़की बैठी थी। सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े, नैना। वो अपनी थाली में रखे खाने को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई पहेली हो। उसके आसपास की कुर्सियां खाली थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो अछूत नहीं थी, वो पवित्र थी। इतनी महान कि लोग उसके पास जाने से डरते थे। मैं उसे देख ही रहा था कि कैंटीन के दरवाजे पर हलचल हुई। कुछ लड़के हंस रहे थे और किसी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देख कर चल, क्या आंधी है? मैंने मुड़कर देखा। एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसकी थाली गिर गई थी और खाना उसके कपड़ों पर फैल गया था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ फिसल रहा था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। काशवी, एक लंबा हट्टा कट्टा लड़का, शायद कोई लेगेसी था, उसके ऊपर खड़ा हंस रहा था। ओहो बेचारी, उसने नकली हमदर्दी दिखाई। अगर दिखाई नहीं देता तो घर पर बैठना चाहिए ना, अकेडमी में लड़ने आई हो या भीख मांगने। उसके साथी जोर से हंसे। पूरी कैंटीन देख रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। न लेगेसी न स्लीपर्स, सब तमाशा देख रहे थे। काशवी के चेहरे पर आंसू थे। वो कांप रही थी। मेरी मदद करो, उसने धीरे से कहा। मेरा खून खौलने लगा। मुझे याद आया कि फर्स्ट नाइटमेयर में जब हम मर रहे थे तब काशवी ने मेरी मदद की थी। उसने मुझे रास्ता दिखाया था। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था, रुक जा सनी, पंगा मत ले। वो लेगेसी है, तू अभी अभी आया है। अगर तूने दखल दिया तो तू सबका निशाना बन जाएगा। मैंने अपनी थाली कसकर पकड़ी। मैं कायर हूँ, मैंने हमेशा यही कहा है। मैं अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वहाँ से मुड़ने ही वाला था, तभी एक आवाज़ आई।
उठो। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। वो आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि पूरी कैंटीन हिल गई। नैना, वो अपनी टेबल से उठकर वहां आ गई थी। वो उस लड़के और काशवी के बीच खड़ी हो गई। वो लड़का जो अभी शेर बन रहा था, नैना को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। लेडी नेफिस, मैं तो बस। नैना ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। उसने अपना हाथ काशवी की तरफ बढ़ाया। उठो केसिया। नैना ने काशवी के हाथ को पकड़ा और उसे बड़े प्यार से उठाकर उसके कपड़ों से गंदगी झाड़ी। फिर नैना ने उस लड़के की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसे देखा, उसकी वो खाली भावहीन आंखें। वो लड़का एक कदम पीछे हटा, फिर दूसरा, और फिर वो और उसके साथी दुम दबाकर भाग गए। नैना काशवी का हाथ पकड़कर अपनी टेबल की तरफ ले गई और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं भीड़ के पीछे खड़ा था, छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना की नज़रें भीड़ को चीरती हुई सीधे मुझ पर पड़ी। क्या उसने मुझे पहचान लिया? क्या उसे याद है कि मैं वो गुलाम हूं? उसने अपनी नज़र हटा ली और काशवी को लेकर बैठ गई। मैं अपनी जगह पर खड़ा रह गया, अपनी ठंडी हो चुकी थाली के साथ। मुझे शर्म आ रही थी। मैं मदद कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की, नैना ने की। यही फर्क था एक हीरो में और एक गुलाम में। लेकिन फिर मैंने अपनी परछाई की तरफ देखा। कोई बात नहीं, मैंने खुद को सतावना दी। हीरो बेवकूफ़ होते हैं, वो दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालते हैं। मैं जिंदा रहूंगा, चाहे मुझे कायर ही क्यों ना बनना पड़े। मैं चुपचाप दूसरी तरफ गया और खाने लगा, लेकिन वो खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। अकेडमी का पहला दिन सनी के लिए एक कड़वा सबक लेकर आया। उसने देखा कि ताकतवर लोग कैसे कमज़ोरों को कुचलते हैं और कैसे असली हीरो बिना डरे खड़े होते हैं। सनी ने छिपने का फैसला किया है, लेकिन क्या काशवी और नैना उसे छिपने देंगी? और क्या वो लेगेसी लड़का अपनी बेइज्जती भूल जाएगा? जल्द ही सनी को पता चलेगा कि अकेडमी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अकादमी में एक हफ्ता बीत चुका था और सनी के लिए यह हफ्ता किसी सज़ा से कम नहीं था। मास्टर रोका मजाक नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि वो उन्हें पकाएंगे। सुबह 5 बजे उठना, 20 किलोमीटर दौड़ना, फिर हथियारों की ट्रेनिंग और फिर ड्रीम रेल्म की थ्योरी क्लास। सनी का प्लान सरल था, औसत बने रहना। न सबसे आगे रहो वरना निशाना बन जाओगे, न सबसे पीछे रहो वरना मास्टर रोका की लात खाओगे। सनी भीड़ के ठीक बीच में रहता था। वो अपनी असली ताकत, अपनी असीमित स्टैमिना और मिडनाइट शार्ट तलवार को छिपा कर रखता था। वो हांफने का नाटक करता, गिरने का नाटक करता और जानबूझकर अपनी तलवारबाजी में गलतियां करता। सब उसे कमज़ोर, डरपोक लेकिन ठीक ठाक छात्र समझने लगे थे। एक ऐसा छात्र जिसका कोई भविष्य नहीं है। और सनी को यही चाहिए था, अदृश्य रहना। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। दोपहर का वक्त था। ट्रेनिंग के बाद मेरा शरीर टूट रहा था। मैं कैंटीन के एक सुनसान कोने में बैठा अपनी बेस्वाद खिचड़ी खा रहा था। मुझे लगा मैं अकेला हूं, लेकिन तभी मेरी टेबल पर एक छाया पड़ी। मैंने ऊपर देखा। मेरे सामने नैना खड़ी थी और उसके पीछे काशवी थी, जो नैना के कंधे का सहारा लिए खड़ी थी। कैंटीन में सन्नाटा छा गया। हर कोई देख रहा था। इमॉर्टल फ्लेम की राजकुमारी उस गंदे स्लम वाले लड़के के पास क्या कर रही है? क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? नैना ने पूछा। ये एक सवाल नहीं था, ये एक बयान था। इससे पहले कि मैं नहीं कहा, वो बैठ गई। मेरा छिपने का प्लान कचरे के डिब्बे में जा चुका था। अब पूरी अकेडमी मुझे घूर रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने धीरे से पूछा, ताकि बाकी लोग ना सुन सकें। तुम मेरी इमेज खराब कर रही हो। नैना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई अजीब भाषा बोल रहा हूं। इमेज? तुम्हारी इमेज वैसे भी खराब है सनी। लोग तुम्हें कायर समझते हैं। वही तो मैं चाहता हूं, मैंने फुसफुसाया। जितने कम लोग मुझे नोटिस करेंगे उतना मैं सुरक्षित रहूंगा। और तुम तो चलता फिरता लाइट हाउस हो, जहां जाती हो मुसीबत साथ ले जाती हो। काशवी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, सनी, हमें बात करनी है। उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसका चेहरा मेरी तरफ था। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम भी एकेडमी आ रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे याद रखोगी। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ्लॉ बीच में आ गया। मेरा मतलब, मैं तुम दोनों से दूर रहना चाहता था। नैना ने सीधे मुद्दे की बात की। हम एक कोहॉर्ट बना रहे हैं, हमें मेंबर्स चाहिए, तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। मैं लगभग अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। कोहॉर्ट? नैना के साथ? यह आत्महत्या थी। नैना का लक्ष्य दुनिया को बचाना या कुछ बड़ा करना था, और बड़े लक्ष्यों में छोटे लोग कुचले जाते हैं। और सबसे बड़ा डर, अगर नैना को मेरा ट्रू नेम पता चल गया तो? नहीं,
मैंने साफ मना कर दिया। मुझे माफ़ करो, मैं अकेला काम करता हूँ, मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नैना रुकी नहीं। क्यों? तुम होशियार हो, तुम सर्वाइवर हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और मुझे अपनी ज़रूरत है, मैंने कहा। देखो नैना, तुम रईस हो, ताकतवर हो, मैं बस एक स्लम रैट हूँ जो जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे रास्ते अलग हैं, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। नैना कुछ देर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी समझ थी। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम अपना मन बदलो तो हम इंतज़ार करेंगे। वो उठी, काशवी का हाथ पकड़ा और चली गई। पूरी कैंटीन अब मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। एक स्लीपर ने लेडी नेफिस को मना कर दिया। बढ़िया, मैंने अपना सिर मेज़ पर मारा। अब मैं सिर्फ कायर नहीं बल्कि घमंडी कायर हूँ। मैं अपना खाना खत्म करके जल्दी से बाहर भागा। मुझे ताज़ी हवा चाहिए थी। मैं कैंपस के पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। क्या ज़िंदगी है, मैंने अपनी परछाई से शिकायत की। मैं बस शांति चाहता हूँ, क्या ये बहुत ज़्यादा मांग है? तभी मेरे बगल में किसी के बैठने की आहट हुई। तुम्हें पता है, मैंने आज तक किसी को लेडी नेफिस को ना कहते नहीं सुना। मैंने मुड़कर देखा। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था और वो शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का था। उसके बाल रेशमी थे, उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि टूथपेस्ट के विज्ञापन वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, मैं उसे जानता था, मैंने उसे टीवी पर देखा था। कबीर? ये कबीर था, देश का सबसे मशहूर पॉप स्टार, नाइटिंगेल, जिसकी आवाज़ में जादू था। लड़कियां इसके लिए पागल थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हकलाया। कबीर हंसा, उसकी हंसी भी सुरीली थी। लानत है, वही जो तुम कर रहे हो। मैं भी एक अवेकेंड बन गया। स्पेल ये नहीं देखता कि तुम सेलिब्रिटी हो या नहीं। उसने मुझे भी घसीट लिया। मैं उसे घूरता रहा। तो तुम यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो अपने उन नाजुक हाथों से? कबीर ने अपने हाथ देखे। हाँ, थोड़े नाजुक तो हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं मरूंगा नहीं। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम कबीर है, वैसे तुम जानते ही होगे। और तुम सनी हो ना, वो लड़का जिसने अभी अभी एकेडमी की क्वीन को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसका हाथ नहीं मिलाया। मुझे इन सुंदर अमीर लोगों पर भरोसा नहीं था। तुम्हें क्या चाहिए? ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। कबीर जोर से हंसा। मुझे तुम पसंद आए सनी, तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम सच्चे हो। सच्चे? मैंने कड़वाहट से हंसा। अगर उसे मेरे फ्लॉ के बारे में पता होता तो वो ऐसा नहीं कहता। सच कहूं तो कबीर, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो झूठ ना बोलते हों। इस एकेडमी में हर कोई मुखौटा पहने हुए है, सब चापलूस हैं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में एक ईमानदारी है। विडंबना देख रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा फ्लॉ। और कबीर झूठ पसंद नहीं करता। हम तो जैसे स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। सुनो स्टार बॉय, मैंने कहा, मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं बस बदतमीज़ हूँ। और मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना ही कोई प्रभाव, इन्फ्लुएंस। तो मुझसे दोस्ती करके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। कबीर ने कंधे उचकाए। फ़ायदा तो व्यापारी देखते हैं सनी, दोस्त तो बस वाइब देखते हैं। और तुम्हारी वाइब मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। तुम एक पहेली हो। वो खड़ा हुआ। वैसे अगर तुम्हें कभी बात करनी हो या कोई गाना सुनना हो तो मैं रूम 305 में हूँ, लेगेसी विंग में नहीं। मैंने सामान्य डॉन चुना। मैं स्टार बनकर बोर हो गया हूँ। वो चला गया। जाते जाते भी 2-3 लड़कियां उसे देखकर बेहोश होने वाली थीं। मैं वहाँ बैठा रहा, पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड। एक तरफ नैना जो मुझे अपनी सेना में भर्ती करना चाहती है, दूसरी तरफ ये पॉप स्टार जो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, और बीच में मैं जो बस बचना चाहता हूँ। लगता है मेरा फेटेड एट्रीब्यूट फिर से काम कर रहा है। मैं जितना भागता हूँ, मुसीबतें उतना चिपकती हैं। शाम हो गई थी। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा था। कॉरिडोर अंधेरा था। तभी मुझे एक अजीब सी गंध आई, खून की गंध। मेरे कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा था। ये वो लड़का था जिसने कैंटीन में काशवी का मजाक उड़ाया था, जिसे नैना ने भगा दिया था। उसके साथ 2 और लड़के थे और वो तीनों हथियार लिए खड़े थे। उनके चेहरों पर इंतकाम की भूख थी। अरे स्लम रैट, उस लड़के ने अपनी तलवार पर उंगली फेरते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा लेडी नेफिस तुम्हें बचाएंगी? वो जा चुकी हैं और यहाँ कोई कैमरा नहीं है, कोई टीचर नहीं है। उसने एक घिनौनी हंसी हंसी। आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि अपनी औकात में कैसे रहते हैं। मैं रुका। मैंने गहरी सांस ली। मेरा दिन वैसे ही खराब था। ट्रेनिंग, नैना का ड्रामा, कबीर की बकवास। मैं थका हुआ था। मैं बस सोना चाहता था। और अब ये 3 जोकर मेरा रास्ता रोक रहे थे।
मैंने अपनी कलाई घड़ी पर टाइम देखा। तुम्हारे पास भागने के लिए 10 सेकंड है, मैंने बहुत शांत आवाज में कहा। वो लड़का हंसा। क्या? तू हमें धमकी दे रहा है? तू एक कायर? मैंने जेब से चाबी निकाली। मैंने धमकी नहीं दी, मैंने बस एक फैक्ट बताया। 10 सेकंड, उसके बाद मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मेरी परछाई मेरे पैरों से अलग होकर दीवार पर रेंगने लगी। वो लंबी और डरावनी हो गई। उसके हाथ में एक अदृश्य ब्लेड था। सनी ने अब तक अपनी पहचान छिपाई थी। उसने अपमान सहा, ताने सहे, लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है और आज वो सीमा पार हो चुकी थी। ये 3 लेगेसी छात्र सोच रहे हैं कि उन्होंने एक चूहे को कोने में फंसाया है। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अंधेरे में एक नाक के ऊपर पैर रख दिया है। क्या सनी अपनी पहचान छिपा पाएगा या आज रात इस कॉरिडोर में खून बहेगा? अकादमी के उस अंधेरे कॉरिडोर में सन्नाटा था, जिसे सिर्फ उन 3 लेगेसी छात्रों की भारी सांसें तोड़ रही थीं। वे सनी को घेर कर खड़े थे, जैसे शिकारी अपने शिकार को घेरते हैं। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस चूहे को उन्होंने कोने में फंसाया है, वो असल में भेष बदला हुआ भेड़िया है। सनी ने अपनी घड़ी देखी। 10 सेकंड पूरे हुए। उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा। सामने खड़ा वो लंबा लड़का, जिसका नाम शायद राहुल था, गुर्राया। तेरी तो? उसने अपनी तलवार निकाली। वो एक महंगी चमकदार तलवार थी। उसने उसे हवा में लहराया और मेरी तरफ दौड़ा। उसकी तकनीक अच्छी थी, किताबी थी। उसने वही सीखा था जो डोजो में सिखाया जाता है। लेकिन मैंने लड़ना स्लम की गलियों में सीखा था, जहां कोई रेफरी नहीं होता, कोई सीटी नहीं बजती। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने अपनी तलवार नहीं निकाली। मैंने बस एक कदम बाईं ओर लिया। वो अपनी ही रफ्तार से आगे निकल गया और जैसे ही वो मेरे पास से गुजरा, मैंने अपनी टांग अड़ा दी। ये कोई मार्शल आर्ट्स मूव नहीं था, ये बस एक टांग अड़ाना था। धड़ाम! राहुल मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसकी महंगी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसकी नाक टूटने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। बाकी दोनों लड़के सन्न रह गए। धोखा! उनमें से एक चिल्लाया। तुमने लड़ने का मौका भी नहीं दिया। मैंने 10 सेकंड दिए थे, मैंने जवाब दिया। मेरा फ्लॉ मुझे सच बोलने पर मजबूर कर रहा था। और दूसरी बात, ये कोई डुअल नहीं है, ये सड़क छाप लड़ाई है और सड़क पर जो खड़ा रहता है वो जीतता है। अब वो दोनों एक साथ मुझ पर झपटे। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड, काली तलवार को मयान समेत अपने हाथ में पकड़ा। मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। अगर मैंने ब्लेड निकाला तो ये मर जाएंगे और मैं सस्पेंड नहीं होना चाहता था। पहला लड़का दाईं तरफ से आया। मैंने अपनी तलवार की मयान उसके पेट में दे मारी। उसकी हवा निकल गई। वो घुटनों पर आ गया, उल्टियां करने लगा। दूसरा लड़का, जो सबसे छोटा था, डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, मैं उसके पास गया। मेरी परछाई मेरे पीछे दीवार पर एक राक्षस की तरह बड़ी हो रही थी। भाग जाओ, मैंने कहा, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। वो लड़का चीखता हुआ भागा, अपने दोस्तों को वहीं तड़पता छोड़ गया। यही होती है इनकी वफादारी। मैं नीचे झुका और राहुल के पास गया, जो अभी भी अपनी टूटी हुई नाक पकड़कर कराह रहा था। सुनो, मैंने उसके कान में कहा, अगली बार जब तुम किसी कमजोर को सताने आओ तो पहले ये पक्का कर लेना कि वो सचमुच कमजोर है। अब दफा हो जाओ। वे दोनों किसी तरह लंगड़ाते हुए वहां से भागे। मैं कॉरिडोर में अकेला खड़ा था। आसान था, मैंने धूल झाड़ते हुए सोचा। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, प्रभावशाली। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। कोई देख रहा था। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। वहां एक खंबे की छाया में मास्टर रोका खड़े थे, अकादमी के हेड इंस्ट्रक्टर, वो विशालकाय आदमी जिसकी एक आंख खराब थी। वो कब से वहां थे, मुझे पता क्यों नहीं चला? मास्टर रोका। मैंने जल्दी से झुककर सलाम किया। मैं समझा सकता हूं, उन्होंने पहले हमला किया था, मैंने बस आत्मरक्षा। रोका ने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। वो धीरे धीरे मेरे पास आए। मुझे पता है किसने शुरू किया। उनकी आवाज भारी थी। मैंने सब देखा। तुमने अपनी तलवार नहीं निकाली, तुमने उन्हें जान से नहीं मारा। अच्छा नियंत्रण है। फिर वो मेरे चेहरे के करीब आए। उनकी सही सलामत आंख मुझे भेद रही थी। लेकिन तुम्हारी तकनीक, वो किसी स्कूल की नहीं है, वो जंगली है, गंदी है। गंदी? मुझे बुरा लगा। सर, जो तकनीक जिता दे वो अच्छी होती है। रोका के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। बिल्कुल सही।
अकादमी में हम तुम्हें शूरवीर बनना नहीं सिखाते, हम तुम्हें हत्यारा बनना सिखाते हैं, क्योंकि राक्षसों को सम्मान से कोई मतलब नहीं होता। उसने मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। लेकिन एक सलाह कैडेट सनी, अपनी ताकत छिपाना अच्छी रणनीति है, पर याद रखना, अगर तुम बहुत देर तक अंधेरे में रहोगे तो लोग भूल जाएंगे कि तुम मौजूद भी हो, और कभी-कभी इज्जत कमाने के लिए रोशनी में आना पड़ता है। वो मुड़े और चले गए। कल सुबह तैयार रहना, उन्होंने जाते जाते कहा। कल हम असली दुनिया छोड़ रहे हैं। अगली सुबह अकादमी का गेटवे हॉल। ये एक विशाल कमरा था जहां सैकड़ों स्लीपिंग पॉड्स रखे हुए थे। ये पॉड्स सीधे ड्रीम रेल्म से जुड़े हुए थे। सारे छात्र वहां मौजूद थे। माहौल में तनाव था। कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। लेगेसी बच्चे भी आज थोड़े गंभीर लग रहे थे। नैना और काशवी सबसे आगे खड़ी थीं। उनके पास कबीर भी था। कबीर ने मुझे देखा और हाथ हिलाया। मैंने बस सिर हिलाया। मास्टर रोका स्टेज पर आए। सुनो सब लोग, आज तुम पहली बार ड्रीम रेल्म में जा रहे हो, लेकिन इस बार तुम रैंडम जगह पर नहीं गिरोगे। तुम सब एक ही जगह पर जागोगे, द गेटवे सिटी। ये इंसानों का गढ़ है, वहां तुम सुरक्षित हो, लेकिन उस शहर के बाहर सिर्फ मौत है। तुम्हारा मिशन है 7 दिन तक वहां रहना और शहर के बाहर जाकर कम से कम एक अवेकन्ड बीस्ट को मारकर उसका सोल शार्ड लाना। मेरे बगल में खड़ा एक लड़का कांप रहा था। 1 हफ्ता उन राक्षसों के बीच। मैंने अपने पॉड की तरफ देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर नहीं, उत्तेजना। इस बोरिंग अकादमी में रहने से बेहतर था उस नर्क में रहना। वहां कम से कम मुझे नाटक नहीं करना पड़ता। मैं पॉड में लेटा। ढक्कन बंद हुआ। गैस की फुसफुसाहट, और फिर सब कुछ काला हो गया। जब सनी की आंखें खुलीं तो वो एक बिस्तर पर नहीं था, वो जमीन पर था। पथरीली लाल जमीन। हवा में सल्फर यानी गंधक की गंध थी। आसमान का रंग बैंगनी था और उसमें 3 सूरज चमक रहे थे। ये गेटवे सिटी नहीं लग रही, सनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने चारों तरफ देखा। खंडहर, सिर्फ खंडहर। टूटी हुई इमारतें जो किसी प्राचीन सभ्यता की लग रही थीं, और दूर, बहुत दूर उसे एक चमकता हुआ गुंबद दिखाई दिया। शायद वही शहर था, लेकिन वो शहर यहां से मीलों दूर था। लानत है, सनी चिल्लाया। मास्टर रोका ने कहा था हम शहर में जागेंगे, तो मैं यहां कचरे के ढेर में क्यों हूं? सिस्टम वॉइस। स्वागत है अवेकेंड सनी। एट्रीब्यूट फेटेड सक्रिय हुआ। रैंडम स्पॉन पॉइंट, मुर्दों के खंडहर। फेटेड। सनी ने आसमान की तरफ मुट्ठा दिखाया। मैं उस एट्रीब्यूट को जान से मार दूंगा। हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है ये? बाकी सारे छात्र शहर के अंदर सुरक्षित बिस्तरों पर जागे होंगे, गर्म खाना खा रहे होंगे, और मैं यहां शहर से 50 किलोमीटर दूर राक्षसों के बीच अकेला हूं। तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। कर्र कर्र, पत्थरों के खिसकने की आवाज। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एक टूटी हुई दीवार के ऊपर एक परछाई बैठी थी। नहीं, परछाई नहीं, एक कुत्ता। लेकिन ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था, ये लोहे का बना हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लावा टपक रहा था। एक हेल हाउंड। और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे से 2, 3, 4 और निकल आए। एक पूरा झुंड। ठीक है, मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड तलवार को मयान से बाहर खींचा। काले कांच का ब्लेड तीनों सूरजों की रोशनी में चमक उठा। मास्टर रोका ने कहा था एक बीस्ट मारना है। मैंने एक गहरी सांस ली। लगता है मैं आज ओवर अचीव करने वाला हूं। मेरी परछाई मेरे पैरों से अलग हुई और मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। वो भी लड़ने के लिए तैयार थी। 3 सूर्यों की चिलचिलाती धूप के नीचे सनी अकेला खड़ा था। उसके सामने 5 खूंखार जानवर थे। वे कुत्ते जैसे दिखते थे, लेकिन वे मांस और हड्डियों के नहीं बने थे। उनका शरीर काले जंग लगे लोहे का बना था। उनकी पसलियों के बीच से लाल रंग का लावा चमक रहा था, जैसे उनके अंदर कोई भट्टी जल रही हो। उनके मुंह से राल की जगह पिघला हुआ लोहा टपक रहा था। ये आयरन मट्स थे, ड्रीम रेल्म के सबसे आम लेकिन झुंड में सबसे खतरनाक शिकारी। सनी ने अपनी मिडनाइट शार्ड तलवार को मजबूती से पकड़ा। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ जैसा ठंडा था। 5 मैंने गिनती की, 4 छोटे और एक बड़ा अल्फा। ये कोई वीडियो गेम नहीं था जहां मैं पॉज बटन दबा सकूं।
ये असली था। अगर इनके दांतों ने मुझे छू लिया तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। वो अल्फा कुत्ता गुर्राया। उसकी आवाज़ धातु के घिसने जैसी थी, क्रीच। और फिर उसने छलांग लगाई। उसकी रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन जैसी थी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मेरा शरीर अपने आप हिला। मैं बाईं तरफ झुका और ज़मीन पर लुढ़क गया। हवा में गर्मी का एक झोंका महसूस हुआ जब वो जलता हुआ जानवर मेरे ऊपर से निकला। लेकिन मैं सिर्फ बचा नहीं। जैसे ही वो मेरे ऊपर से गुजरा, मैंने अपनी काली तलवार ऊपर की तरफ घुमा दी। मुझे लगा था कि लोहे को काटने में ताकत लगेगी। मुझे लगा था कि मेरा हाथ झंझना जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी तलवार मिडनाइट शार्ड उस लोहे के जानवर के पेट को चीरती हुई निकल गई, जैसे वो लोहा नहीं पनीर हो। स्विश! काले कांच का ब्लेड खून का प्यासा था। वो जानवर जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसके पेट से खून नहीं बल्कि आग जैसा तरल पदार्थ बहने लगा। वाह! मैंने तलवार को देखा। ये चीज़ तो कमाल है, 100% पैसा वसूल। लेकिन जश्न मनाने का वक्त नहीं था। बाकी 4 कुत्ते अपने साथी को मरता देख डरने के बजाय और गुस्सा हो गए। वे एक साथ मुझ पर झपटे। भागो! मेरा दिमाग चिल्लाया। मैं खुले मैदान में उनसे नहीं लड़ सकता था। वे मुझे घेर लेंगे और नोच खाएंगे। मुझे बॉटल नेक चाहिए था, यानी एक संकरा रास्ता जहां वे एक एक करके आएं। मैं उन टूटे हुए खंडहरों की तरफ भागा। मेरे फेफड़े जल रहे थे। हवा में गंधक की बदबू थी जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। मेरे पीछे लोहे के पंजों की आवाज़ आ रही थी, खट 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 खट। सामने एक पुरानी दीवार थी जिसमें एक दरार थी। मैं उस दरार में घुस गया। ये जगह इतनी तंग थी कि एक बार में सिर्फ एक ही जानवर घुस सकता था। आ जाओ पिल्लों! मैंने चिल्लाकर उन्हें ललकारा। पहला कुत्ता दरार में घुसा। वो मेरे चेहरे को निशाना बना रहा था। मैंने अपनी तलवार सीधी आगे की तरफ घूंप दी। ब्लेड उसके खुले मुंह के अंदर गया और सिर के पीछे से निकल गया। एक और ढेर। लेकिन तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। मेरे पीछे दीवार के दूसरी तरफ से एक और रास्ता था जो मुझे नहीं दिखा था। एक कुत्ता चुपके से मेरे पीछे आ गया था। मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई थी, मुझे उसकी गंध नहीं आई थी, लेकिन मुझे पता चल गया। कैसे? क्योंकि मेरी परछाई जो दीवार पर पड़ी थी वो अचानक बेचैन हो गई थी। उसने मुझे एक मानसिक झटका दिया, जैसे कोई कह रहा हो, पीछे देख बेवकूफ़। मैं बिना सोचे घूमा और अपनी तलवार आड़ी चलाई। कुत्ता हवा में ही था, मेरे गले को दबोचने के लिए तैयार। मेरी तलवार उसकी गर्दन से टकराई। एक झंझनाहट हुई और उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। शुक्रिया, मैंने अपनी परछाई से कहा। अब मुझे समझ आ रहा था, मेरी परछाई सिर्फ एक नकलची नहीं है, वो मेरी तीसरी आंख है। वो मेरे अंधे कोनों को देख सकती है। अब सिर्फ 2 बचे थे और वो अल्फा कुत्ता अभी भी जिंदा था जिसे मैंने पहले घायल किया था। वो लंगड़ाते हुए आ रहा था। वो समझदार थे। वे दरार में नहीं घुस रहे थे, वे बाहर इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैंने पसीना पोंछा। अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो मैं बाहर आऊँगा। मुझे अपनी नई एबिलिटी को टेस्ट करना था। मैंने अपनी परछाई पर ध्यान केंद्रित किया। ओए, काम पर लग जाओ। मेरी परछाई मेरे पैरों से अलग हुई और दीवार के बाहर रेंगती हुई गई। उसने अपना आकार बदला। वो बड़ी हो गई और उसने एक राक्षस का रूप ले लिया। वो कुत्ते भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कोई और दुश्मन आ गया है। उनका ध्यान भटक गया। यही वो 1 सेकंड था जो मुझे चाहिए था। मैं दरार से बाहर कूदा। मैं हवा में था। मेरी तलवार मेरे सिर के ऊपर थी। मैंने पूरी ताकत से उस अल्फा कुत्ते के सिर पर वार किया। क्रैक! उसका लोहे का खोपड़ी 2 टुकड़ों में बट गई। आखिरी बचा हुआ कुत्ता डर गया। वो दुम दबाकर भागने लगा। अरे नहीं, मैंने हाँफते हुए कहा, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। मैंने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। पत्थर उसके पैर पर लगा। वो लड़खड़ाया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसका काम तमाम कर दिया। सन्नाटा, सिर्फ मेरी भारी सांसें और उस अजीब दुनिया की हवा की आवाज़। 5 लोहे के राक्षस और एक स्लम का लड़का। स्कोर 5-0। सनी लाशों के बीच खड़ा था। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन डर अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब से नशे ने ले ली थी, जीत का नशा। उसने झुककर मरे हुए जानवरों को चेक करना शुरू किया। अवेकेंड बीस्ट्स के शरीर में सोल शार्ड्स होते हैं, यही उनकी असली कमाई थी। उसने अपनी तलवार की नोक से उनके सीने को कुरेदा। अंदर से चमकते हुए क्रिस्टल मिले। 1, 2, 3। सनी ने उन्हें अपनी जेब में डाला। अकादमी में 1 शार्ड लाने को कहा था। मैं 5 लेकर जाऊंगा। मास्टर रोका की दूसरी आंख भी बाहर आ जाएगी। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी, आपने 5 अवेकेंड बीस्ट्स का वध किया है। शैडो फ्रैगमेंट्स प्राप्त 5/1000। आपकी परछाई संतुष्ट है। सनी ने अपनी परछाई की तरफ देखा। वो वापस सामान्य हो गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़ी गहरी यानी डार्कर हो गई है। तुझे भी भूख लगती है? सनी ने पूछा, पर परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसके पैरों से जुड़ी रही।
अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। सनी ने एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर देखा। दूर क्षितिज पर वो चमकता हुआ गुंबद दिखाई दे रहा था, गेटवे सिटी, लेकिन वो बहुत दूर था और बीच में जंगल, खाइयां और खंडहर थे और हर पत्थर के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। कम से कम 50 किलोमीटर, सनी ने अंदाजा लगाया, बिना गाड़ी के, बिना नक्शे के। उसने अपने नए बैग को चेक किया, पानी की 3 बोतलें, सूखा खाना, रस्सी और एक पोर्टेबल स्लीपिंग बैग। मैंने सही जगह पैसे खर्च किए, सनी ने खुद की तारीफ की। अगर मैंने वो फैंसी कवच खरीदा होता तो आज प्यास से मर जाता। सूरज ढल रहे थे, 3 में से 2 डूब चुके थे, अंधेरा बढ़ रहा था और ड्रीम रेल्म में अंधेरा मतलब खतरा। रात को यहाँ ऐसे जीव निकलते हैं जिनका सामना मास्टर रैंक के लोग भी नहीं करना चाहते। मुझे छिपने की जगह चाहिए। सनी ने खंडहरों में एक ऐसी इमारत ढूंढी जिसकी छत अभी तक बची हुई थी। वो दूसरी मंजिल पर चढ़ गया और सीढ़ियों को तोड़ दिया ताकि कोई आसानी से ऊपर ना आ सके। वो एक कोने में दुबक कर बैठ गया। उसने थोड़ा सा पानी पिया और एक बिस्किट खाया। नीचे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थीं, चीखें, दहाड़ें और भारी कदमों की आहट। सनी ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। उसने देखा कि एक विशालकाय छाया जो किसी इमारत जितनी बड़ी है धीरे धीरे गुजर रही है। सनी ने अपनी सांसें रोक लीं। वो जानता था कि वो अभी इस दुनिया की फूड चेन में सबसे नीचे है। कोई बात नहीं, सनी ने अंधेरे में अपनी तलवार को भींचते हुए कहा। आज मैं नीचे हूं, लेकिन मैं ऊपर चढ़ूंगा, एक एक लाश पर पैर रखकर। उसने अपनी परछाई को आदेश दिया, तू पहरा देगी। अगर कुछ भी सीढ़ियों के पास आए तो मुझे जगा देना। परछाई फैल गई और दरवाजे को ढक लिया। सनी ने अपनी आंखें बंद की। अकेडमी के वो अमीर बच्चे शायद अभी अपने नरम बिस्तरों में सो रहे होंगे, सुरक्षित। लेकिन सनी को पता था कि असली ट्रेनिंग वो नहीं कर रहे, असली ट्रेनिंग वो कर रहा है। मुर्दों के खंडहर में सनी का सफर जारी था। 3 में से 2 सूरज डूब चुके थे और बैंगनी आसमान अब गहरा नीला हो गया था। हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन ये ठंडक राहत देने वाली नहीं, बल्कि हड्डियों को जमा देने वाली थी। सनी पिछले 6 घंटों से चल रहा था। उसका नया बैकपैक अब भारी लगने लगा था। उसके जूते पत्थरों से घिस रहे थे। उसे हर कदम पर मौत का डर था। उसने कई बार अपनी दिशा बदली, कभी किसी विशालकाय कीड़े से बचने के लिए तो कभी किसी उड़ते हुए शिकारी से छिपने के लिए। मेरे पैर! मैंने एक पत्थर पर बैठकर अपने जूते के फीते कसते हुए शिकायत की। अगर मैं जिंदा वापस गया तो सबसे पहले एक उड़ने वाली बाइक खरीदूंगा। मैंने पानी की बोतल से एक छोटा घूंट भरा। पानी की बचत करना जरूरी था। मैं फिर से चलने लगा। अचानक मेरी परछाई ने हरकत की। वो मेरे पीछे चलने के बजाय मेरे आगे खिंचने लगी, जैसे वो किसी चुंबक की तरफ खिंच रही हो। मैंने रुककर देखा। परछाई एक दिशा में इशारा कर रही थी, बाईं तरफ, जहां एक टूटी हुई पहाड़ी थी। वहां क्या है, कोई और राक्षस? मैंने पूछा। परछाई ने नामे से रहलाया। जमीन पर हिलकर उसने फिर से उसी तरफ इशारा किया। इस बार वो उत्साहित लग रही थी। मुझे अपनी परछाई पर भरोसा करना सीखना था। वो मेरा हिस्सा थी। ठीक है, मैंने अपनी तलवार निकाली। देखते हैं तेरा नाक नक्शा कैसा है। मैं पहाड़ी की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो कोई पहाड़ी नहीं थी, वो एक विशाल ढही हुई इमारत का मलबा था। लेकिन उस मलबे के बीच एक रास्ता था, काले पत्थर से बना एक रास्ता जो अभी भी चमक रहा था। जैसे ही मैंने उस काले पत्थर पर कदम रखा, मेरे सोल सी में हलचल मच गई। मेरा शैडो कोर तेजी से घूमने लगा। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मैं किसी तूफान से निकलकर घर आ गया हूं। मैं रास्ते पर आगे बढ़ा। सामने एक छोटा सा मंदिर था। ये मंदिर बाकी इमारतों जैसा नहीं था। ये टूटा हुआ था, लेकिन गंदा नहीं था। यहाँ कोई काई नहीं जमी थी। इसके द्वार पर कोई दरवाज़ा नहीं था, बस घना अंधेरा था। मैं अंदर गया। अंधेरा इतना गहरा था कि साधारण आंखों से कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं परछाइयों का राजा या गुलाम, जो भी कहो, मैं अंधेरे में देख सकता था। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी थी। मैंने मशाल नहीं जलाई, मुझे अंधेरा पसंद था। दीवारों पर जो चित्र बने थे वो किसी युद्ध के थे, लेकिन इसमें सैनिक नहीं थे, इसमें देवता थे। 7 देवता। वे रोशनी से घिरे थे, लेकिन एक कोना अंधेरा था। वहाँ एक और आकृति थी, 8वीं या 7वीं। वो परछाइयों में छिपी थी। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस एक तराजू था। छाया देवता। मैंने फुसफुसाया। मैं हॉल के बीच में पहुंचा। वहाँ एक मूर्ति थी। वो मूर्ति टूटी हुई थी। उसका सिर गायब था, उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था। वो एक सिंहासन पर बैठी थी, बिल्कुल शांत। जैसे ही मैं उस मूर्ति के पास पहुंचा, मेरी परछाई मेरे पैरों से अलग हो गई। वो मूर्ति के चरणों में गई और झुक गई, सजदा किया। मैं हैरान था। मेरी परछाई जो मेरा मजाक उड़ाती है, वो इस पत्थर के सामने झुक रही है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आया, आप एक पवित्र स्थान पर हैं। ये नामहीन देवता का भूला हुआ मंदिर है। क्या आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं? श्रद्धांजलि? मैंने सोचा, मेरे पास क्या है? 5 मरे हुए कुत्तों के शार्ड्स। लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए।
ये मेरी जगह लग रही थी। मैं मूर्ति के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। देखो भाई, मैंने उस बिना सिर वाली मूर्ति से कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन लगता है हम दोनों की किस्मत एक जैसी है। तुम भी टूटे हुए हो, मैं भी टूटा हुआ हो, तुम भी अकेले हो, मैं भी। मैंने अपनी जेब से एक सोल शार्ड निकाला, वो जो मैंने अल्फा कुत्ते से लिया था। मैंने उसे मूर्ति के चरणों में रख दिया। 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर वो शार्ड पिघल गया, वो काले धुएं में बदल गया और मूर्ति ने उसे सोख लिया। मंदिर में एक हल्की सी कंपन हुई। देवता आपकी भेंट से प्रसन्न है। ये शायद उन्हें बस भूख लगी थी। आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, छाया का सुकून। जब आप अंधेरे में होंगे, आपकी थकान और घाव दुगनी रफ्तार से ठीक होंगे। वाह, मैं उछल पड़ा। ये तो काम की चीज़ है, हीलिंग, वो भी सिर्फ अंधेरे में बैठने से। ये तो मेरे लिए लॉटरी जैसा था। शुक्रिया दोस्त। मैंने मूर्ति के कंधे पर हाथ थपथपाया, जो कि गुस्ताखी थी, लेकिन मैं स्लम से हूँ, याद है। मैं मंदिर से बाहर निकला। मेरी थकान गायब हो चुकी थी, मेरे पैरों का दर्द चला गया था, मैं ताज़ा महसूस कर रहा था। मेरी परछाई सही थी। मैंने नीचे देखा, वो वापस मेरे पैरों से जुड़ गई थी। तू तो बड़े काम की चीज़ निकली। अब मुझे आगे बढ़ना था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। खंडहरों के बीच से गुजरते हुए मैं उस गुंबद के और करीब पहुंच गया। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। अब सिर्फ एक ही रोशनी थी, वो गुंबद की जादुई रोशनी। मैं एक ऊंचे टीले पर चढ़ा और वहां से मुझे वो दिखा, गेटवे सिटी। वो सचमुच एक चमत्कार था। ऊंची दीवारें, सफ़ेद पत्थर और उसके ऊपर एक जादुई कवच। लेकिन शहर तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, एक लंबा पुराना पुल जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। खाई के नीचे नर्क था, हजारों राक्षस रेंग रहे थे, और पुल के ऊपर पुल खाली था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। पुल के बीचों बीच एक साया खड़ा था। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक नाइट था, कम से कम 8 फीट लंबा। उसका पूरा शरीर काले और लाल कवच से ढका हुआ था। उसके हेलमेट से 2 बड़े सींग निकले हुए थे। उसके हाथ में एक विशालकाय कुल्हाड़ी थी जो जमीन पर टिकी हुई थी। वो वहां बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कोई मूर्ति हो। लेकिन उसका ऑरा, यहाँ इतनी दूर से भी मैं उसकी हत्यारी मंशा महसूस कर सकता था। गेटकीपर, द ब्लैक डेविल, रैंक अवेकेंड, मॉन्स्टर, चेतावनी, अत्यधिक खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक। मैंने दोहराया। सिस्टम को शब्दों की बचत करना पसंद है। वो ब्लैक डेविल उस पुल का रक्षक था। जो भी शहर जाना चाहता है उसे उससे होकर गुजरना होगा, और वो पुल इतना संकरा था कि वहां से छिपकर निकलना नामुमकिन था। तो ये है मेरा फाइनल एग्जाम, मैंने सोचा। एक तरफ मैं 5-0 के स्कोर के साथ, दूसरी तरफ वो जो शायद हजारों को मार चुका है। मुझे एक योजना बनानी थी। सीधी लड़ाई में वो मेरी चटनी बना देगा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे पास रस्सी थी, कुछ पत्थर थे, और मेरी तलवार, और मेरा दिमाग। मैंने जोड़ा। मैंने शहर की रोशनी को देखा। वहाँ गर्म खाना है, वहाँ बिस्तर है। कोई भी सींग वाला शैतान मुझे मेरे डिनर से दूर नहीं रख सकता। मैं टीले से नीचे उतरा और पुल की तरफ रेंगने लगा। अंधेरा मेरा दोस्त था, और अब छाया के मंदिर के आशीर्वाद के साथ अंधेरा मेरा डॉक्टर भी था। सनी अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, बस एक पुल का फासला है, लेकिन उस पुल पर मौत खड़ी है, द ब्लैक डेविल। क्या सनी उससे लड़ेगा, या वो कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो किसी ने ना सोचा हो? अकेडमी के बाकी छात्र उसका इंतजार कर रहे हैं, या शायद वो सोच रहे हैं कि वो मर चुका है। सनी की वापसी धमाकेदार होने वाली है। सनी उस विशाल खाई के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और पुल के बीचों बीच खड़े उस ब्लैक डेविल को घूर रहा था। वो पुल करीब 500 मीटर लंबा था और वो डेविल ठीक बीच में खड़ा था। हवा इतनी तेज थी कि अगर कोई पुल पर खड़ा हो तो उसे संतुलन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़े। सीधा रास्ता बंद है, मैंने मन ही मन कहा। अगर मैं पुल पर पैर रखूंगा तो वो मुझे देख लेगा, और खुले में उससे लड़ना मतलब आत्महत्या। मैंने पुल के नीचे झांका। ये एक पुराना पत्थर का पुल था, लेकिन इसे सहारा देने के लिए नीचे लोहे की मोटी मोटी जंजीरें और गर्डर लगे हुए थे। वे जंजीरें जंग खाई हुई थीं और हवा में झूल रही थीं। खाई के नीचे गहरा अंधेरा था, नर्क का अंधेरा। मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। हीरो पुल के ऊपर से जाते हैं, मैंने सोचा, लेकिन मैं चूहा हूं, चूहे जमीन के नीचे से जाते हैं। मैंने अपनी रस्सी निकाली और उसे पुल के शुरू होने वाले हिस्से के एक पत्थर से बांधा। मैंने अपनी पीठ पर बंधे बैग को कस लिया, तलवार को मजबूती से बांधा, और फिर मैं खाई में लटक गया। हवा ने मुझे एक सूखे पत्ते की तरह झकझोर दिया। मेरा शरीर हवा में झूलने लगा। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। अगर मेरा हाथ फिसला तो मेरी हड्डी तक नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने ऊपर देखा, पुल का निचला हिस्सा, वहां जंग लगी हुई जंजीरें थीं। मैंने रस्सी के सहारे झूलकर उन जंजीरों को पकड़ लिया। लोहा बर्फ जैसा ठंडा था, जंग मेरे हाथों में चुभ रही थी। चल बेटा सनी, बस 500 मीटर, मंकी बार्स की तरह।
मैं एक हाथ से दूसरी जंजीर पकड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। मेरे ऊपर पत्थर का फर्श था और उस फर्श के ऊपर वो डेविल खड़ा था। पहले 100 मीटर आसान थे, लेकिन फिर मेरी बाहें जलने लगी। मेरा बैग बहुत भारी लग रहा था। हवा मुझे बार बार धक्का दे रही थी। थकना मना है, मैंने याद किया। मेरे पास छाया का सुकून है। अंधेरे में मेरी रिकवरी तेज होती है और यहाँ पुल के नीचे घना अंधेरा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी थकान धीरे धीरे कम हो रही है। वो आशीर्वाद काम कर रहा था। मैं पुल के बीचों बीच पहुंचा। अब मैं ठीक उस राक्षस के पैरों के नीचे था। अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। धम धम। पुल हिलने लगा। जंग लगी धूल मेरी आंखों में गिरने लगी। क्या उसे पता चल गया? मैंने अपनी सांस रोक ली और एक गर्डर से चिपक गया। ऊपर सन्नाटा था। फिर एक भयानक आवाज आई। क्रींच। धातु के पत्थर पर घिसने की आवाज। वो अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रगड़ रहा था। और फिर धड़ाम। एक जोरदार धमाका हुआ। पुल का पत्थर टूट गया और एक विशाल कुल्हाड़ी का ब्लेड छत को चीरते हुए नीचे निकल आया, मेरे सिर से सिर्फ 1 फुट दूर। लानत है, मैं चिल्लाया मन में। इसे पता है, ये सूंघ सकता है। वो राक्षस अंधाधुंध वार कर रहा था। वो पुल को ही तोड़ने पर तुला था ताकि मैं नीचे गिर जाऊं। पत्थर के टुकड़े मेरे ऊपर बरस रहे थे। एक बड़ा टुकड़ा मेरे कंधे पर लगा। दर्द का एक करंट दौड़ गया, लेकिन मैं रुका नहीं। अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका था। अब ये रेस थी। भागो। मैं बंदर की तरह जंजीरों पर लपका। मेरी हथेलियां छिल गई थीं, खून बह रहा था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। ऊपर से हर कदम पर धमाके हो रहे थे। पुल का वो हिस्सा ढह रहा था। अगर जंजीर टूटी तो मैं गया। सामने शहर की दीवार थी, वो सफेद गुंबद का किनारा, बस 50 मीटर और। पीछे से एक और धमाका हुआ। जिस जंजीर को मैंने पकड़ा हुआ था वो ऊपर से उखड़ गई। मैं हवा में झूल गया। नीचे खाई मेरा इंतजार कर रही थी। नहीं, मैंने हवा में ही छलांग लगाई और आगे वाली एक लोहे की बीम को पकड़ लिया। मेरे कंधे के जोड़ पर जबरदस्त झटका लगा। मुझे लगा मेरा हाथ उखड़ गया है। मैं दर्द से चीखा, लेकिन पकड़ नहीं छोड़ी। अब मैं दीवार के बिल्कुल नीचे था। ऊपर वो डेविल पुल के किनारे पर खड़ा होकर दहाड़ रहा था। वो अब नीचे नहीं मार सकता था क्योंकि मैं उसकी पहुंच से दूर दीवार के ठीक नीचे लटक रहा था। लेकिन अब मुझे ऊपर चढ़ना था। दीवार बिल्कुल सपाट और चिकनी थी, कोई पकड़ने की जगह नहीं। लेकिन शहर का वो बैरियर यानी सुरक्षा कवच वो पुल के लेवल पर था। मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर उछलना होगा और बैरियर के अंदर गिरना होगा। मैंने अपनी परछाई को देखा। वो दीवार पर चिपकी हुई थी और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा रही थी। क्या ये मुझे खींच सकती है? नहीं, ये भौतिक नहीं है, लेकिन इसने मुझे एक जगह दिखाई, एक छोटी सी दरार। मैंने अपना खंजर निकाला और उसे उस दरार में फंसाया। एक पैर जमाया, फिर दूसरा। मैं इंच इंच करके ऊपर चढ़ा और फिर मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और पुल की रेलिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। मेरा शरीर हवा में था। मुझे लगा कि डेविल की कुल्हाड़ी मुझे 2 टुकड़ों में काट देंगी, लेकिन मैं एक नीली पारदर्शी झिल्ली से टकराया। शहर का बैरियर। वो झिल्ली पानी की तरह थी। मैं उसके आर पार निकल गया। धड़ाम। मैं जमीन पर गिरा। ठंडा सफेद संगमरमर, सड़क की बत्तियां और शांति। मैं अपनी पीठ के बल लेटा रहा, आसमान को घूरता हुआ। बैरियर के उस पार सिर्फ 2 मीटर दूर वो ब्लैक डेविल खड़ा था। वो अपना विशाल सिर बैरियर से टकरा रहा था, दहाड़ रहा था, अपनी कुल्हाड़ी मार रहा था, लेकिन बैरियर उसे रोक रहा था। वो अंदर नहीं आ सकता था। मैंने उसे देखा और अपनी मध्यमा उंगली दिखाई। अगली बार दोस्त, मैंने हाफते हुए कहा, अगली बार। सनी सुरक्षित था, लेकिन उसकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर थी। उसके कपड़े फट चुके थे, वो धूल और खून में सना था और उसके जूतों के तलवे गायब थे। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसका बायां कंधा सुन्न था। वो शहर के मुख्य चौक की तरफ बढ़ा। गेटवे सिटी का मुख्य चौक यानी प्लाजा। सफेद संगमरमर से बना ये मैदान छात्रों से भरा हुआ था। वे सुरक्षित थे, साफ सुथरे थे और समूहों में बैठे बातें कर रहे थे। किसी के हाथ में जूस था, कोई अपना हथियार साफ कर रहा था। माहौल रिलैक्स्ड था। तभी शहर के प्रवेश द्वार से किसी के आने की आहट हुई। लोगों की नजरें घूमी और फिर सन्नाटा छा गया। संगीत बंद हो गया, हंसी मजाक थम गया। वहां सनी खड़ा था। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे। उसका शरीर काला पड़ चुका था, धूल, खून और राक्षसों की राख से सना हुआ। उसके बाल जंगली हो गए थे और उसके हाथ में एक नंगी काली तलवार थी जिससे अभी भी ताज़ा खून टपक रहा था। वो किसी इंसान जैसा नहीं, बल्कि कब्र से निकले हुए किसी आत्मा जैसा लग रहा था। मैंने उन सब के चेहरों को देखा। उनके चेहरे पर डर था, जुगुप्सा थी और अविश्वास था। क्या देख रहे हो?
मैंने मन ही मन कहा। कभी किसी को नर्क से वापस आते नहीं देखा। मैं आगे बढ़ा। मेरे एक पैर में लंगड़ाहट थी। भीड़ अपने आप 2 हिस्सों में बंट गई मुझे रास्ता देने के लिए। कोई मेरे पास आना नहीं चाहता था। मैं मौत की गंध से महक रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का दौड़कर आया। सनी! वो कबीर यानी काई था। वो मेरे पास आया और उसने मेरी हालत देखी। उसे घिन नहीं आई, उसकी आंखों में असली चिंता थी। यार, हमें लगा तुम मर गए। तुम स्पॉन ही नहीं हुए थे। तुम थे कहाँ? बाहर, मैंने अपनी सूखी आवाज में जवाब दिया। सैर पर गया था। कबीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में घबराहट थी। सैर? बाहर? तुम मजाक कर रहे हो। बाहर तो... उसने मेरी तलवार देखी और मेरे कपड़ों पर जमा खून। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मुझे खाने की जरूरत है, मैंने कहा। कबीर ने तुरंत अपनी जेब से एक एनर्जी बार निकाल कर दी। मैंने उसे पैकेट समेत खाने की सोची, लेकिन फिर मैंने संयम बरता। मैं एक फव्वारे के पास बैठ गया और खाने लगा। तभी भीड़ में एक और हलचल हुई। लोग और पीछे हट गए। नैना आ रही थी। उसके साथ काशवी भी थी। नैना मेरे सामने आकर रुकी। वो बिल्कुल साफ थी। उसके सफ़ेद कपड़ों पर एक भी दाग नहीं था। वो अभी भी नहा धोकर आई लग रही थी। तुम जिंदा हो, उसने कहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्का सा आश्चर्य था। माफ़ी चाहता हूँ तुम्हें निराश करने के लिए, मैंने मुंह पोंछते हुए कहा। नैना ने मेरी तलवार की तरफ देखा। मिडनाइट शार्ड। तुमने बाहर क्या देखा? राक्षस, मैंने संक्षेप में कहा। बहुत सारे। और तुम बच गए? किस्मत, मैंने अपना रटा रटाया जवाब दिया। नैना ने अपनी कमर से बंधी लकड़ी की प्रैक्टिस तलवार निकाली और मेरी तरफ फेंकी। मैं चौंका, लेकिन मैंने उसे हवा में ही पकड़ लिया। ये क्या है? मैंने पूछा। खाना बाद में। नैना ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और मेरी तरफ देखा। मुझे देखना है कि तुम बाहर कैसे जिंदा बचे। उठो सनी, मुझसे लड़ो। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेडी नेफिस एक स्लमराट को चुनौती दे रही हैं। वो तो 1 सेकंड में हार जाएगा। बेचारा अभी अभी तो आया है, अब पिटेगा। मैं थका हुआ था, मेरा कंधा दुख रहा था। लेकिन जब नैना ने मुझे चुनौती दी तो मेरे अंदर का अहंकार जाग उठा। उसने मुझे गुलाम की तरह नहीं देखा, उसने मुझे एक योद्धा की तरह देखा। ठीक है, मैं खड़ा हो गया। मैंने अपनी असली तलवार म्यान में रखी और लकड़ी की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा। लेकिन अगर मैं रोने लगूं तो मुझे जज मत करना। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी स्टांस में आ गई। उसकी मुद्रा एकदम परफेक्ट थी। पैरों के बीच सही दूरी, तलवार सही कोण पर। वो किसी किताब का चित्र लग रही थी। और मैं ढीला ढाला खड़ा था। मेरी तलवार नीचे लटक रही थी। मैं किसी शराबी की तरह लग रहा था। लेकिन मेरी आंखें उसकी हर मांसपेशी को देख रही थीं। द्वंद्व यानी ड्यूअल शुरू हुआ। नैना ने पहला वार किया। सीधा वार, सरल, लेकिन इतना तेज कि मुझे तलवार दिखाई ही नहीं दी। मेरी छठी इंद्री और परछाई ने मुझे चेतावनी दी। मैं दाईं तरफ हटा। हवा का झोंका मेरे कान के पास से निकला। मैंने पलटवार करने की कोशिश की। मैंने उसकी टांगों पर निशाना लगाया, मेरी गंदी आदत। लेकिन नैना को पता था। उसने बस अपना पैर उठाया और मेरी तलवार पर पैर रख दिया। उसने मुझे जमीन पर दबा दिया। तुम बहुत धीमे हो, उसने कहा। मैं जमीन पर पड़ा था। मैं थका हुआ हूं, मैंने बहाना बनाया। राक्षस ये नहीं पूछते कि तुम थके हो या नहीं, नैना ने कहा और पीछे हट गई। मैं फिर उठा। इस बार मैंने अपनी रणनीति बदली। नैना एक रोबोट की तरह लड़ती थी, सटीक, नियमों के हिसाब से। और मैं पानी की तरह था, मेरा कोई आकार नहीं था। इस बार जब उसने हमला किया, मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे बढ़ा। मैंने अपनी तलवार फेंकने का नाटक किया। वो 1 सेकंड के लिए हिचकिचाई। यही मुझे चाहिए था। मैं उसके गार्ड के अंदर घुस गया और अपनी लकड़ी की तलवार उसकी पसलियों पर दे मारी। ठक, हल्की आवाज आई। नैना पीछे नहीं हटी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मैंने उसे छू लिया था। भीड़ की सांसें रुक गईं। उसने लेडी नेफिस को मारा। ये कैसे हो सकता है? नैना ने अपनी पसलियों को छुआ और फिर वो मुस्कुराई। ये वो ठंडी डरावनी मुस्कान नहीं थी, ये एक असली जंगली मुस्कान थी। अच्छा है, बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। अगले 5 मिनट मेरे लिए नर्क थे। नैना ने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी। वो हर तरफ थी, आगे पीछे दाएं बाएं। मुझे लग रहा था मैं एक तूफान से लड़ रहा हूं। मेरी लकड़ी की तलवार उसके हमलों को रोक रोक कर चटकने लगी थी। मेरे हाथ सुन्न हो गए थे, लेकिन मैं गिर नहीं रहा था।
मेरा दिमाग, मेरी परछाई और मेरा अनुभव जो मैंने गलियों से सीखा था मुझे बचा रहा था। मैं उसकी तलवार को पढ़ रहा था। जब वो अपना कंधा हिलाती मुझे पता होता वार कहाँ आएगा। जब वो सांस लेती मुझे पता होता वो कब रुकेगी। ये शैडो डांस की शुरुआत थी। मैं उसके मूव्स को कॉपी नहीं कर रहा था, मैं उन्हें समझ रहा था। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ मेरी लकड़ी की तलवार टूट गई। नैना की तलवार मेरी गर्दन पर आकर रुक गई। मैं हार गया था। मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। मैं हार मानता हूं, मैं हाँप रहा था। तुम इंसान नहीं हो। नैना ने अपनी तलवार नीचे की। उसे पसीना तक नहीं आया था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मुझे उठाने के लिए। तुम कच्चे हो सनी, तुम्हारी तकनीक बेकार है, तुम्हारा फुटवर्क गंदा है। मैं उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया, शुक्रिया तारीफ करने के लिए। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखा। लेकिन तुम्हारे पास इंस्टिंक्ट है, तुम लड़ना जानते हो, बाकी सब मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तुम मुझे सिखाओगी? मैं चौंका। हाँ, नैना ने कहा, तुम मेरे कोहॉर्ट में शामिल हो रहे हो और इस बार ना कोई जवाब नहीं है। उसने मुड़कर काशवी की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। नैना भीड़ को चीरती हुई चली गई। मैं वहां खड़ा रहा अपनी टूटी हुई तलवार के साथ। भीड़ अब मेरा मजाक नहीं उड़ा रही थी। वे मुझे एक नए नजरिए से देख रहे थे, डर से नहीं बल्कि आदर से। मैं वो लड़का था जो अमर सितारे के सामने 5 मिनट तक टिका रहा। कबीर मेरे पास दौड़कर आया और मेरी पीठ थपथपाई। दोस्त, वो कमाल था। तुमने देखा उसका चेहरा जब तुमने उसे मारा? तुम तो छा गए। मैंने अपने कांपते हाथों को देखा। मैं हार गया था, लेकिन मुझे कुछ और मिला था। मुझे पता चल गया था कि नैना अजेय नहीं है। वो खून और मांस की बनी है, उसे भी चोट लग सकती है। और अगर उसे चोट लग सकती है तो उसे हराया भी जा सकता है। हाँ, मैंने कबीर से कहा, ये तो बस शुरुआत है। सनी ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। अब वो सिर्फ एक स्लम रैट नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा है जिस पर सबकी नजर है। नैना ने उसे अपना शिष्य बना लिया है, लेकिन क्या ये गुरु शिष्य का रिश्ता है या मालिक और गुलाम का? और गेटवे सिटी के बाहर अंधेरे में कुछ और भी जाग रहा है जो सनी को भी डरा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और जबरदस्त कहानी के साथ।